हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे 12th के साथ साथ मैं हर साल 11th का बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। सभी बच्चों को पता है जो 11th में पिछले साल से इस बार 12th में आए हैं, मैं 11th का बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इस बार मतलब 11th का भी मैं डाल देता हूँ। तो इस बार मैं 11th का जो बायोलॉजी है वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। जो आपका 11th का बायोलॉजी है इस बार मैं आपका पूरा पूरा क्या करवा दूंगा सर, कंप्लीट करवा दूंगा। वो चाहे आप चैप्टर 1 की बात करें या फिर चैप्टर 2 की बात करें, जितने भी चैप्टर हैं आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। आज यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है जीव जगत, उसका श्री गणेशाय करेंगे, है कि नहीं। और इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसी प्रकार से सारे आपको मिल जाएगा। देखिए, हैंड रिटन नोट्स को भी मैंने टाइप कर दिया, खुद से बैठ के हर एक पॉइंट को मैंने टाइप किया बहुत अच्छे से। तो इसलिए आप लोग प्यार दीजिएगा, और जो ये मेहनत मैंने किया है आप सभी के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्यारा सा अपना लाइक जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी होती क्या है, किसे कहते हैं बायोलॉजी। ये 11th का जो चैप्टर है पहला जीव जगत, उसमें बायोलॉजी पढ़े तो बायोलॉजी होती क्या है सबसे पहले हमें जानना चाहिए। तो ध्यान देना, विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे इसको जीव हटा दीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कि विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कहते हैं सर जी जीवों करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं गुरु जी, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी। बायो का अर्थ लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है लोगोस। लिविंग मतलब क्या होता है, जीवित रहना, और लोगोस मतलब होता है आपका टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यानी कि जीवित जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जीवित जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, क्योंकि बायोलॉजी जो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो तथा लोगोस। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बायोलॉजी देखें तो दो शब्दों से वही है कि भैया बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से बायो और लोगो से मिलकर बना हुआ है। बायो मतलब लाइफ होता है, और लोगोस मतलब टू स्टडी यानी कि लाइफ का स्टडी करना ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, एक बात ध्यान देना, जीव विज्ञान किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है सर जी, जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे जितने भी हमारे प्राणी हैं, हाँ, जैसे मनुष्य हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, पशु पक्षियां हो गए, ये जितने भी हैं जीव, ये सब जंतु के अंतर्गत आते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। पेपर में अगर आ जाए कि जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे वनस्पति विज्ञान। सर वनस्पति विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थियोफ्रेट्स को, वनस्पति के विज्ञान को, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा जाता है। किसको, थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। ये दिमाग में याद कर लीजिए और एकदम बैठा लीजिए कि हाँ यही है। अब इसके बाद हमारा चालू होता है, क्या होता है सर जी, जीव जगत, यानी कि जीवों के बारे में जानना है, जो जीवित जीव हैं उसके बारे में जानना है। यहाँ पे कैसे वो निवास करते हैं, कैसे रहते हैं, बहुत प्यारा छोटा चैप्टर है, आप याद हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सजीव, बोले तो लिविंग। सर सजीव क्या होते हैं, जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, वे जिनमें स्व प्रकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होते हैं, जो वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए जो मनुष्य होते हैं, बंदर होते हैं, घोड़ा होते हैं, बकरी होते हैं, यह वायु उद्दीपन के प्रति क्रिया करने की क्षमता रखते हैं। इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, गति होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, सजीव कहलाते हैं। अब वायु उद्दीपन की प्रतिक्रिया मतलब कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप खेद लेंगे गुरी डंडा लेके, अरे अब पकड़ के मारा बाबा, हाँ ऐसे कहते हैं नहीं। तो आप लोग क्रिया करते हैं ना, जीवों के क्या क्या लक्षण हैं,
सबसे पहला लक्षण आपका क्या है? वृद्धि, ग्रोथ। सजीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मनुष्य का वजन बढ़ना, मनुष्य की लंबाई में वृद्धि, सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। अच्छा ये बताइए, जो वृद्धि होती है, क्या सभी जीवों में होती है? निर्जीव में नहीं होती? आप कहेंगे गुरुजी निर्जीव में तो होती है, कैसे? पहाड़, कहते हैं गुरुजी पहाड़ बढ़ता चला जाता है, कैसे बढ़ता है पता है? कि क्योंकि जो पहाड़ होता है, वो क्या करता है कि बाहर से उड़ने वाली धूल-धुआँ की मिट्टियाँ उस पर आके जमती रहती हैं, जिसके वजह से कहते हैं पहाड़ बढ़ता है, यानी कि रेत का टीला कह सकते हैं। हवा बह रही, बहते-बहते एक टीला जमता हुआ चला जाता है। तो रेत का टीले में तो वृद्धि हो रही है, तो क्या वो सजीव है? हाँ? नहीं, निर्जीव है। तो जो वृद्धि है, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब गुरुजी ये विशिष्ट लक्षण क्या होती है? वे लक्षण जो केवल जीवों में पाई जाती है, उसे हम लोग विशिष्ट लक्षण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे निर्जीवों में भी पाया जा रहा है वृद्धि, तो यह जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। हाँ, लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसा लक्षण जो केवल जीवों में पाया जाएगा, वही विशिष्ट लक्षण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर वृद्धि सजी निर्जीवों में भी हो रही है, जैसे रेत के टीले में निर्जीव है, वृद्धि हो रही है, तो इसलिए यह जीवों का या सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, केवल लक्षण है, नॉट विशिष्ट। तो नोट, कुछ निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, जैसे पर्वत और रेत के टीले में। निर्जीव में वृद्धि बाह्य होती है और सजीव में वृद्धि क्या होती है? आंतरिक होती है। अब ये विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, उसे हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, सजीवों का लक्षण है, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है ना? बहुकोष की जीवों में वृद्धि कोष का विभाजन के द्वारा होती है, और पादपों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, अर्थात पूरे जीवन वृद्धि करते हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित अनुपात आयु तक ही होती है, और एक कोष की जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही करते हैं। जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इत्यादि इसके क्या है सर? उदाहरण है। अगला है आपका जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ये सर जनन क्या होता है? जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन क्या है? अधिकतर एक कोष की जीवों में होता है। ठीक है। अच्छा, अलैंगिक और लैंगिक में अंतर क्या है? ध्यान देना। अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें एक जनक भाग ले। कितने जनक भैया? जिसमें एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक कहते हैं। जिसमें दो जनक भाग लेता है, उसे हम लोग लैंगिक कहते हैं। अलैंगिक जनन अधिकतर एक कोष की जीव में होता है। नोट में यहाँ पे है, जनन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन सभी सजीवों में भी नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं? सभी सजीवों में भी जनन नहीं होता, इसलिए विशिष्ट लक्षण नहीं। मतलब विशिष्ट लक्षण मतलब है वो सभी सजीवों में एक समान हो। ऐसा नहीं कि एक जीव में हो, दूसरे जीव में ना हो। मतलब एक ने खाना खाया, दूसरे ने खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब वो क्या है? खराब है। ठीक है ना? बस उदाहरण के लिए यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं सर जी? अक्षर, बंध कामगार मधुमक्खी, बंध पुरुष इत्यादि में जनन नहीं होता है। इसीलिए जनन सजीवों का प्रमुख या मुख्य लक्षण नहीं है। बहुकोष की जीवों में लैंगिक जनन होता है, और एक कोष की जीव में अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु और प्रोटोजोआ में विखंडन के द्वारा जनन होता है। वहीं पे अगर हम लोग कवकों में देखें, जो कवक होते हैं, तो कवकों में बीजाणु तथा खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्भवन द्वारा होता है। तीसरा है लक्षण क्या? उपापचय। अब उपापचय क्या है? यह केवल जीवों में होता है, इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण। उपापचय मतलब खाने को पचाना। तो हमारे शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। किसी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। उपापचय क्रिया में केवल सजीवों में संपन्न होती, इसलिए यह सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण क्या है? उपापचय। उपापचय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है? ध्यान देना यहाँ पे सर। उपचय, दूसरा है अपचय। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। उपचय क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। किसमें? आपका उपचय में। जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। वहीं पे अपचय की बात करें, कैटाबॉलिज्म, तो इसमें जटिल अणु अपने सरल अणु में टूटकर क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला क्या लिख सकते हैं? जैसे श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के आयोजन व कार्बन डाइऑक्साइड में
विकसित ऊर्जा प्रदान करते हैं। अपचय क्या होता है, कैटाबॉलिन्स क्या होता है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विकसित होकर क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। चौथा आपका लक्षण क्या है, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, यानी कि सजीवों में संवेदनशीलता और अनुकूलता भी पाई जाती है। संवेदनशीलता मतलब ये जो छुई मुई का पौधा होता है, यदि आप उसे टच करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और फिर कुछ देर बाद वो क्या होता है, जैसा तैसा हो जाता है। तो सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करके उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जब हमारे शरीर पर चोट लगता है तो हमें अनुभव होता है कि हमें चोट लग गई है, जैसे छुई मुई के पौधे इत्यादि। वायु वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना या अपनी संरचना व क्रियाओं में परिवर्तन करना अनुकूलता कहलाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में शरीर से पसीना निकलना, जाड़ों के मौसम में गर्म कपड़े पहनना इत्यादि, यह हमारा अनुकूलता क्या है सर जी, उदाहरण है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, उसके बाद आप लिख सकते हैं सर जी, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता केवल सजीवों में पाया जाता है, इसीलिए यह सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ध्यान देना। अगला है पांचवा जीवन चक्र, जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। तो सभी जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं और उनका जन्म होता है और विकसित होते हैं और जन्म करते हैं और कुछ समय बाद वृद्धि अवस्था प्राप्त करते हैं, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में विविध क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से जीवन चक्र हम लोग कहते हैं। जीवन चक्र सभी जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। छठा है गति। क्या है सर, मोमेंट। अब ये सर मोमेंट क्या है, तो गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। पहला, जंतु भोजन निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जैसे मानव, बकरी, भेड़, पक्षी इत्यादि जो होते हैं, इसमें गति होता है। सतवां है आपका श्वसन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिप्रेटेशन। तो जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। श्वसन एक उपापचयी क्रिया है, जिसमें ऊर्जा क्या होती है सर, मुक्त होती है, क्या होती है, निकलती है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये सर जी वायवीय श्वसन क्या होता है, ध्यान देना। पहले, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग मिलाया जाता है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अठवा है पोषण, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारे शरीर को समान रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, और इसी को पोषण कहा जाता है। पोषण के आधार पर जीवधारियां निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कौन सी जीवधारी होती हैं, पहला आपकी होती है सर जी स्वपोषी, दूसरी होती है परपोषी। अच्छा, स्वपोषी क्या होती हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी जंतु जीव द्वारा वातावरण में पोषक पदार्थ का ग्रहण करना क्या कहलाता है सर, पोषण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं सर, पोषण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैव विविधता, जिसको क्या बोलते हैं सर, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, तो हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों का उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे पृथ्वी पर अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के पाएंगे, विभिन्न प्रकार के मनुष्य पाएंगे, और यही क्या कहलाता है आपका सर, जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। वैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान समय पे पर पृथ्वी में लगभग कुल 3 करोड़ जातियां उपस्थित है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने खोज के द्वारा बताया है कि अपने पृथ्वी पर इस समय कितने करोड़ जातियां हैं सर, 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं। लेकिन वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई जातियों की संख्या लगभग 20 लाख है। कितनी लाख है, 20 लाख है, जिनमें 15 लाख जंतु की है और 5 लाख क्या है, किसकी है सर, वनस्पति है। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं हम लोग गुरुजी वर्गीकी के बारे में। सर वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो वर्गीकी का अर्थ होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करना। यानी कि वर्गीकरण में हम लोग क्या सिद्धांत लगा रहे हैं और उसमें कौन सा नियम पालन कर रहे हैं, यही अपना क्या कहलाता है सर, वर्गीकी कहलाता है। जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी शब्द
डी कंडोलो ने दिया था। वर्गीय शब्द किसने दिया था? डी कंडोलो ने दिया था। अगला है यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है? इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन भी हम लोग वर्गीकरण में ही कहते हैं। सिस्टमैटिक्स यानी कि हम लोग वर्गीकरण विज्ञान शब्द लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था ही सिस्टमैटिक्स कहलाती है। सिस्टमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सिस्टोमा नेचर भी रखा था। क्या रखा था सर? सिस्टोमा नेचर भी रखा था। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है? सबसे पहला है आपका पहचान। क्या है सर? पहचान। तो इनमें जीवों के उनके लक्षण के आधार पर उनका पहचान करते हैं ताकि उनको उसी वर्ग में रख सकें। वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। अगर वर्गीकी के अनुसार देखें तो पहचान की परिभाषा क्या होती है? किसी भी जीव का सही नाम सही स्थिति का चुनना ही पहचान कहलाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे अगर कोई बिल्ली है, अगर हम लोग उसको कैट नाम दे रहे हैं तो किसके कारण? ऐसा क्या उसमें गुण है? ऐसा क्या खास बात है कि हम लोग डॉग ही दिए, कुत्ता ही नाम दिए हैं? है कि नहीं? अब तो वो अलग की बात है, अपने डॉगी का नाम पता नहीं क्या क्या रखवा दीजिए तो अलग की बात है, नहीं तो एक ही नाम होता है। अगला है नामकरण। ये नामकरण क्या है? किसी जंत जीव को एक विशेष नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। पौधे का नामकरण, वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीबीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर करते हैं। और वही जंतुओं का नामकरण, जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय नियमावली आईसीजेडीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है ना? अगला है वैज्ञानिक नाम। सर साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम में आप देखेंगे तो द्विनामकरण पद्धति आती है। वैज्ञानिक नामकरण में देखेंगे तो इसमें कुछ पद्धतियां हैं, जिसमें पहली पद्धति आती है द्विनामकरण पद्धति। तो द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया था। द्विनामकरण पद्धति का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचर में किया था। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के दो शब्दों वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया गया और इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम है जेनेटिक नेम और दूसरा शब्द उसके जाति का नाम यानी कि स्पेसिफिक नेम को प्रदर्शित करता है। इसमें हमेशा वंश को प्रजात या जात से पहले हम लोग क्या करते हैं सर? लिखते हैं। अगला यहाँ पे है सर जी द्विनामकरण पद्धति के नियम। इसमें जीव का नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है जिसे तिरछे अक्षरों यानी कि इटैलिक में लिखते हैं। जैविक नाम से पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। वैज्ञानिक नाम को जब टाइप करते हैं तो इसी इटैलिक में लिखा जाता है और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करके लिखते हैं। पहला अक्षर वंश का नाम और जो बड़े अक्षरों शुरू होता है, जबकि दूसरा जात संकेत का नाम होता है जो जात का संकेत देता है जो कि छोटे अक्षरों से होता है। जैसे यहाँ पे आपका मैंजीफेरा इंडिका, तो ये आपका कैपिटल लेटर एम क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल लेटर में होगा और आई जो होगा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, क्योंकि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। अब होता है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पौधे और जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं या जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। कुल 7 वर्गों में बांटा जाता है। किसको? जीवों को, जिसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। जीवों को कुल 7 वर्गों में बांटा जाता है और इसी वर्गों को हम लोग टैक्सॉन नाम से जानते हैं। देखिए जैसे कि नीचे चलता है, सबसे पहले आता है आपका जाति। जाति से क्या बनता है? आपका वंश। वंश से क्या बनता है? कुल यानी फैमिली। कुल से क्या बनता है? गण। गण जिसको ऑर्डर कहते हैं। और गण के बाद आपका आता है वर्ग जिसको क्लास बोलते हैं। और क्लास के बाद आता है जिसके आपका संघ फाइलम या भाग बोलते हैं, डिवीजन। और इसके बाद आता है आपका जगत यानी कि किंगडम, यानी जगत का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अब इसमें कई कई अवधारणाएं हैं। जैसे पहला है आपका टेक्सॉन अवधारणा। इस इकाई का वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीवों के लिए किया जाता है।
वर्गीय क्रमबद्धता, वर्गीय की क्रमबद्धता क्या है? वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं और जिनमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है कि वस्तुओं के समूह को एक दूसरे पर रखना। उदाहरण के लिए जात, जिसको स्पीसीज, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत में बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका जाति। अब एक एक पढ़ेंगे, जाति, वर्ग, कुल, गण, ऐसे ऐसे करके। सबसे पहला आपका क्या था? जाति, यानी कि स्पीसीज क्या होता है? जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है। जैसे लियो में सभी शेरों को रखा गया है, ट्रिगिस में सभी बाघों को रखा गया है। इसी को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। मतलब कि जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है। जैसे लियो, लियो में जितने भी शेर हैं रख दिए हैं, टिर्गिस में जितने भी भाग हैं रख दिए हैं। तो ये क्या है आपका? यह जाति है। वंश क्या होता है? जीनस क्या होता है? वंश में एक से अधिक जाति आती है। मतलब कि अब इसमें लियो में भी कई सारी जाति हैं। जैसे कि यहाँ पे पैंथेरा में 3 जाति है, लियो, टिर्गिस और परडस यानी कि चीता। और सोलनम में 3 जाति है, जैसे आलू, टमाटर, बैगन। बात समझिएगा। इसमें एक एक था, जैसे लियो में जितने भी शेर थे लियो में रख दिए, टिर्गिस में बाघ रख दिए। लेकिन अब शेर और बाघ एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए इसको पैंथेरा में रख दिए, जैसे लियो, टिर्गिस और परडस। ठीक है। अगला आता है आपका कुल। सर कुल क्या है? अब कुल में देखिए, कुल में संबंधित वंश आते हैं। देखिए जाति था, जाति के बाद जितने भी जाति वंश में आ गए, और वंश जितने भी मिलेंगे कुल का निर्माण करेंगे। जैसे फैलेडी कुल में पैंथेरा। अब जितने भी बाघ, लियो, जितने भी फेलिस, बिल्ली उल्ली को रख दिए, मतलब कि ये एक ही प्रकार दिखते हैं, भैया डाल दो कुल में। वंश जात की तुलना में क्या होते हैं? कम समानता प्रदर्शित करते हैं। तो भैया बाघ, चेत, चीता और बिल्ली में तो अंतर होगा ना? होगा नहीं? थोड़े थोड़े, लेकिन हाँ प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे गण। अब गण यानी कि ऑर्डर क्या है सर जी? तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। जैसे प्राणी का निमोला गण में फैलेडी तथा कैनेडी कुल को रखा गया है। अगला है क्लास वर्ग। तो एक वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं, मतलब अब गण से मिलकर वर्ग बनेगा। जैसे प्राइमेट गण में बंदर, गोरिल्ला और गिब्बान आते हैं, और कार्निमोरा गण में बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। अब यहाँ पे कुत्ता भी शामिल हो गया है, क्योंकि 4 पैर है उसको। अब संघ क्या है सर? फाइलम क्या है? तो फाइलम है यहाँ पे शब्द जंतु के लिए करते हैं, तथा डिवीजन शब्द पौधे के लिए। फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ। तो फाइलम शब्द हम लोग किसको करते हैं? जंतु के लिए करते हैं, और जो डिवीजन शब्द है ये हम पौधे के लिए करते हैं। एक संघ में एक से अधिक क्या आते हैं सर? वर्ग आते हैं। जैसे कि पृष्ठ, रज्जु और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। अगला है और लास्ट में है यहाँ पे जगत। इसमें ही कि जगत जैसे किंगडम में कौन कौन से आते हैं? तो किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं। इसमें कुल 5 किंगडम बनाए गए हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। एक जगत में एक से अधिक संघ आते हैं, और जंतु 11 संघ और पादप के 5 संघ है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ग की संवर्ग सहित जीव है। जैसे यहाँ पे देखना, ये इनका सामान्य नाम है, ये जैविक नाम है, मतलब कि साइंस वाला, ये वंश है, ये कुल है, ये गण है, ये वर्ग है और ये संघ है। जैसे देखिए मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। ये किस वंश से आता है? तो ये होमो से आता है। किस कुल से आता है? होमो निडी से आता है। किस गण से आता है? प्राइमेट। किस वर्ग से आता है? मेमेलिया। और किस संघ से आता है? तो कार्डेटा से आता है। वहीं घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है, यानी वैज्ञानिक नाम? मस्का डोमेस्टिका होता है। और किस वंश से आता है? मस्का से आता है। और किस कुल से आता है? म्यूसीडी से आता है। किस गण से? डिप्टेरा। किस वर्ग से? इसे इंसेक्टा। और किस संघ से? आर्थ्रोपोडा संघ से आता है। वहीं पे आम जो है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मंजीफेरा इंडिका होता है। किस वंश से आता है? तो मंजीफेरा से आता है। किस कुल से आता है? एनाक रेडिएसी से आता है। किस गण से आता है? सेपी डेल से आता है। और किस वर्ग से आता है? डाइकोटिलीडनी से आता है। किस संघ से आता है? एंजियोस्पर्मी से आता है। अगला सामान्य नाम गेहूं। गेहूं का जैविक नाम क्या होता है? ट्रीटिकम एस्टिवम होता है। किस वंश से आता है? तो ट्रिटिकम से आता है। किस कुल से आता है? पोएसी से आता है। किस गण से आता है? पोएलस से आता है। किस वर्ग से आता है? मोनोकोटी लीडनी से आता है। किस संघ से आता है? एंजियोस्पर्मी से आता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में सर ये दिया गया है। उसके बाद है सर यहाँ पे जैव विविधता।
ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे सर जी, बायोडायवर्सिटी। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को, जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर अब तक 17 लाख से 18 लाख जातियां खोजी गई हैं, जिसमें से 70% जंतु की और 22% पादप की और 8% सूक्ष्म जीव की है। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है जिसमें जंतु आता है, और पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता देश है। अब मेगा विविधता देश क्या होता है? जीवों का सबसे अधिक जातियां भारत में, कुल पौधे की जातियां जिसमें लगभग 45,000 से अधिक है, और जंतु की संख्या इसकी 2 गुनी है। तो एक भारत एक हमारा मेगा विविधता वाला क्या है सर, देश है। अब सर जीवों के अध्ययन के लिए साधन कौन कौन से, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि पहला है आपका संग्रहालय, म्यूजियम। तो संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जीव को मृत करके सुखा कर रखते हैं। संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए गए हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे, प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करके रखते हैं संग्रहालय में। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है। बड़े प्राणी, पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखते हैं। उसके बाद संग्रहालय में प्राय प्राणियों को कंकाल भी रखे जाते हैं। अब प्रमुख संग्रहालय निम्नलिखित है, जैसे कि दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, और चेन्नई का सरकारी संग्रहालय, तो इत्यादि हैं। देखिए मैंने वही वही यहाँ पे पढ़ाया जो कि आपके सिलेबस में है, जितना आपको पढ़ना था। इससे ज्यादा आपको जो है आपके 11th वाले बच्चे हमारे, उनको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ लीजिए भैया, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 जीव जगत कंप्लीट है, एकदम पूरा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। लिविंग वाला जो चैप्टर है आपका पूरा मैंने खत्म करवा दिया, जीव जगत आपका। और इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ये पूरा हैंड रिटेन नोट्स है जिसे मैंने अच्छे से टाइप किया है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिए, मैं आपके साथ हूँ। और जो हमारे 12th के बच्चे हैं उनकी तो क्लास चल रही है, लेकिन 11th का मैं बायोलॉजी हर साल पढ़ाता था और मैं पढ़ाऊंगा भी इस बार, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसीलिए तो ये सारा सेटअप आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।